मित्रों नमस्कार, आप सभी का इस फेसबुक लाइव में स्वागत है। मित्रों, अपने वादे के मुताबिक ठीक 5:30 बजे मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दुश्वारियाँ बहुत सारी हैं। जिस तरह की स्थिति आज समाज में, देश में है या यूँ कहें पूरे विश्व में है, वह निश्चित तौर पे हम सभी को बेचैन करने वाली है। लेकिन आज इन सब दुश्वारियों के बीच कुछ ऐसी और बहुत सारी बातें हैं जो अलग से हम भारतवासियों को बेचैन कर रही हैं। इस दुविधा की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में, जहाँ न सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरा विश्व पीड़ित है, हम एक अलग तरह के एजेंडे के तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी हमारी बात को सजगता से सुनते हुए, ये हमारी आपसे न तो सरकार से शिकायत है, न देश की मुखिया से शिकायत है और न ही किसी के ऊपर आरोप है, लेकिन स्थितियाँ कुछ इस तरह की बनती हैं जहां आपको अपनी चेतना को जागृत करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सोए रहेंगे तो हुक्मरान जिस तरह से हाँकेंगे आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। जगने का वक्त आ गया है, और ये तकिया कलाम है। जगने का वक्त आ गया है, उठने का वक्त आ गया है, चलने का वक्त आ गया है, लड़ने का वक्त आ गया है। ये कहते 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 आज न जाने कितने साल गुजर गए और इन्हीं तकिया कलामों पे हम एक के बाद एक दूसरी लाइन खींचते हुए जा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से जिस देश में जिस तरह का माहौल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया, जिस तरह की अराजकता का माहौल फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया गया, हो सकता है आप हमारी बातों से सहमत न हो। कई तरह के विचारधारा के लोग होते हैं। एक वो विचारधारा है जो मौजूदा सरकार को प्रश्रय देती है, उसका स्वागत करती है। एक वो विचारधारा है जो विपक्ष को प्रश्रय देती है। एक अन्य विचारधारा भी है जो अन्य दलीय विचारों से सहमत होते हुए उनको प्रश्रय देती है। भिन्न भिन्न विचार हैं, भिन्न भिन्न तौर तरीके हैं, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपका धर्म है कि आप तटस्थ होकर उन सभी विचारों का समावेश करके या फिर उन सभी विचारों का आकलन करते हुए आप किसी निर्णय पे पहुँचें कि हमारा देश, हमारे देश के अगुआ, हमारे हुक्मरान जो चल रहे हैं, जिस नीति पे अमल कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं। एक चौथे स्तंभ को जिस तरह से हमने आज़ादी दे रखी है, जिस तरह से खरीद फरोख्त के माध्यम से हमने उनका मन बढ़ा रखा है, वह एक न एक दिन उसी भस्मासुर की तरह आपके लिए भी कठिनाई का सबब बन सकते हैं। मित्रों, पिछले दिनों पालघर में जो 2 संतों की हत्या हुई, निसंदेह बहुत ही पीड़ादायक, और मैं इस मंच से दुखी होते हुए मांग करूंगा सरकार से, महाराष्ट्र की सरकार से और देश की भी सरकार से, कि आप जिस भी स्तर पे उन आतताइयों से निपट सकते हैं निपटिए, क्योंकि आपको एक उदाहरण देने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में इस तरह के वाक़या, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के दुर्दांत कृत्य देश में न हों। उन साधुओं को, उन संतों को पूरी तरह से न्याय मिलनी चाहिए। मित्रों, बहुत कम समय के लिए मैं आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और अपने बिंदुओं को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और चाहूँगा कि आप जिन बिंदुओं को उठाया जाए उस पर आप बहुत ही गंभीरता से विचार करें। पालघर के उन संतों को न्याय मिलना ही चाहिए। आज उस पालघर के संतों के ऊपर जिस तरह आतताइयों ने जिस ढंग से निर्मम हत्या उनकी की, उस भीड़ ने, हमें लगता है कि ये भीड़ के द्वारा ये पहला हमला नहीं था। इसके पहले भी बहुत सारी बार इस तरह के हमले भीड़ के द्वारा हुए हैं, और न जाने क्यों हम ऐसे उपद्रवी भीड़ के सामने माथा टेक देते हैं। कहीं न कहीं से महाराष्ट्र सरकार की कुछ कमियां जरूर रही होंगी, लेकिन हम एक तरफा किसी एक दल को, किसी एक राज्य की सरकार को कटघरे में खड़ा करने से बाज आएँ। अपने गिरेबान में भी झांकने की हमको ज़रूरत है। 3 दिन तक मित्रों, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, आप आवाज़ उठाइए। मीडिया चौथा लोकतंत्र का
जो चौथा स्तंभ है, आवाज़ उठाए, स्वागत है उसका, लेकिन वो किसी को जानबूझ के कटघरे में खड़ा करके भाषाई मर्यादा का पतन करके अगर वो अपनी बात रख के किसी तय एजेंडा के तहत काम करना चाहती है तो निश्चित तौर पे देश के लिए बड़ी खतरनाक संकेत है। आज स्थिति बड़ी भयानक है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस पत्रकार का, इतना कहना ही पत्रकार शब्द आने से ही आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहाँ है। ऐसे लोग जो हर सरकारों में मैंने देखा, अभी तमाम वीडियो देखा, उद्धव ठाकरे के साथ भी वीडियो देखा, योगी आदित्यनाथ जी के साथ वीडियो देखा, आचार्य प्रमोद कृष्ण के साथ डिबेट देखी, उसकी धूर्तता आपने देखी होगी। किस तरह से वो रंग बदलने वाला पत्रकार आज भी मीडिया के चौथे स्तंभ के साथ खड़ा है, ये बड़ी दुख और पीड़ा का विषय है। मित्रों, आज इसी बीच दूसरी पीड़ादायक घटना एटा में हो जाती है। ब्राह्मण परिवार से 5 लोगों की हत्या, जिसमें 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। हत्या आत्महत्या के बीच में उलझी इस कहानी के बीच आप चाहे जो सियासी प्लेटफॉर्म तैयार कर लें, ऐसा पुलिस की जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम के बाद 4 की हत्या हुई है और 1 ने आत्महत्या की है। हत्या क्यों हुई, कारण क्या है, क्या पारिवारिक बैकग्राउंड है या उनकी निजी दुश्वारियाँ थी, सरकार उसमें कहाँ तक जिम्मेदार है, ये सोचना होगा। एक लंबी फहरिस्त मैंने देखी है। मैं कभी जातिवादी विचारधारा पे नहीं जाता। आज पूरा देश मैं देख रहा हूँ कि जातिवादी विषयों को लेके हमेशा प्रश्न उठाता रहता है। मित्रों, मुझे इस जातिवादी सोच से ऊपर उठना होगा, इसलिए हम उन 5 परिवारों के जाति के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग जो उस जाति का नाम लेके बात कर रहे हैं उनको तो सुननी पड़ेगी आपको। हम उस विचारधारा से ऊपर उठ के बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं देश में सारे लोग उस विचारधारा से उठ के आपसे बात करें। ये निर्मम हत्याएं ये क्यों हो रही है? माननीय योगी जी के इस सरकार में आज ठीक है 2 महीने से हम कोरोना की जद में हैं, बार बार ऐसे कुछ न कुछ मौके आ जाते हैं जब ये कह दिया जाता है कि ये मौका उचित नहीं है, और इस उचित न साबित होने वाले मौके का फ़ायदा बार बार ये सरकार उठाती है। ये कहना नहीं होगा लखनऊ भी दहल गया था विवेक तिवारी हत्याकांड से, रायबरेली अछूता नहीं रहा, सब इंस्पेक्टर की हत्या आपने सुना होगा। आज ये क्या हो रहा है? हमें लगता है कि न्याय की दरकार सबको है। हम जाति आधारित न्याय की बात नहीं कर सकते हैं, चाहे वो संत मारे गए हों, चाहे वो ब्राह्मण कुमार मारे गए हों, चाहे ब्राह्मण परिवार मारा गया हो, चाहे कोई दलित मारा गया हो। हम इनको दलित, ब्राह्मण और संत के नाम से संबोधित करना बंद करें। सबसे पहली लड़ाई हम यही जीत पाएंगे। मित्रों, आज स्थिति देश की बहुत ही दयनीय है। मुझे अफसोस हो रहा है, आज 3 महीना 4 महीना पहले हम 5 ट्रिलियन इकानमी की बात करते हुए सीना तान के आघाते नहीं थे। 5 ट्रिलियन की इकानमी की बात करने वाले लोग आज कहाँ हैं? चंदा मांग रहे हैं, देश से भीख मांग रहे हैं सबसे। कौन सी ट्रिलियन की इकानमी बनाने चले थे आप? 1 महीना देश सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं आप। समझना होगा मित्रों, ये आपको समझना होगा। 5 ट्रिलियन की बात करके मंचों से लंबा लंबा फेंकते हुए बात करके ये आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब इस तरह के हालात आते हैं तो हम लड़ाई लड़ने लायक भी नहीं होते, ये दिखता है। आज 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करने वाले लोग चंदा मांग रहे हैं। मन की बात करके आप चंदा मांगते हैं। सवाल इस बात का है, आपने क्या दिया, जनता ने क्या दिया? सब तो आप जनता से ले रहे हैं। जनता से आप टैक्स ले रहे हैं, जनता से आप उनसे दान ले रहे हैं, जनता का आप जो है सरकारी कर्मचारियों का भत्ता ले रहे हैं, जनता से ही कह रहे हैं कि आप अपने किराए माफ़ कर दो, जनता से ही कह रहे हैं इनको नौकरी से मत निकालो, प्राइवेट सेक्टर के उद्योगपतियों से, मध्यम श्रेणी के उद्योगपतियों से कह रहे हैं इनको नौकरी से न निकालो, और अपने आप तनख्वाह सैलरी काट रहे हैं। शुरुआत तो आपने की। स्थितियाँ बहुत हैं, स्थितियाँ बहुत ही विभत्स हैं। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले वह अपनी योजनाओं की कटौती करे। आज माननीय सोनिया गांधी जी ने एक आह्वान किया है कि सरकारी खर्चों पे 30% की कटौती आप करिए। क्यों नहीं करते हैं आप बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो 1,10,000 करोड़ का रखे हैं, आप उसको बाद में क्रियान्वित करिएगा। आप क्यों नहीं इसको रोकते हैं?
आपने सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू को चमकाने के लिए जो 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना रखा है उसको रोक दीजिए। आप जनता की पाई पाई खींच लेना चाहते हैं और उसी पैसे से आपको पता है इन सारे रुपयों को अगर आप जोड़ेंगे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास सरकार पैसा बचा ले जाएगी। आज लाख करोड़ रुपए के आसपास इनके प्रधानमंत्री कोष में जो नया नवेला बना है उसमें इकट्ठा हो चुका है। आप खर्च कहाँ कर रहे हैं बताएंगे? 1,76,000 करोड़ के पैकेज के बाद आपने खर्च कहाँ किया? आज हमारे जवान, आज हमारे जो पुलिस फोर्स के हमारे सम्मानित सिपाही हैं, आज वो मर रहे हैं, उनके पास किट नहीं है। जो मेडिकल के डॉक्टर्स हैं वो मर रहे हैं। एक आदमी के ऊपर हजारों लोग यहाँ पे, तकरीबन एक डॉक्टर के ऊपर पर्याप्त हमारे पास जो हमारे मरीज हैं उनके ऊपर हमारे पास डॉक्टर क्षमता की दृष्टि से नहीं है, और एक के बाद एक डॉक्टर मरते जा रहे हैं। आप उनको पीपीई किट नहीं दे पा रहे हैं। पैसा किससे ले रहे हैं आप? किस बात का आप ले रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी कहा, बड़े प्यार से आपने कर्मचारियों का 2021 तक का मार्च का आपने भत्ता रोक दिया। 6 तरह के भत्ते आपने रोक दिए। महंगाई भत्ता हुआ, सचिवालय भत्ता हुआ और तमाम तरह के वित्तीय भत्ते हुए, आपने विभागीय भत्ते हुए, सारे के सारे रोक दिए 2021 तक। आप अपने शान शौकत को क्यों नहीं रोकते हैं? सवाल इस बात का, इस देश के लोग भी त्याग करना चाहते हैं, त्याग देना चाहते हैं, देंगे वो, लेकिन जब तक आपकी सांस है आप लड़िए तो सही। आपने पहला इशारा, माननीय मोदी जी ने एक इशारा कर दिया कि हम आने वाले 2 साल तक सांसद निधि को डंप करते हैं। एक इशारा करके उस दिन ही मुझे समझ आ गया था कि सांसद निधि को रोकने के बाद आप कुछ ऐसा ही फैलाएंगे जिसमें कर्मचारियों को भी लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के अंदर 16 लाख कर्मचारी, और हद तो तब हो जाती है जो पेंशनधारी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशनधारी हैं, उनके भत्ते तो आप मत काटिए। उन पेंशनधारियों से उनका परिवार जी रहा है। कोई आपसे ऐसा नहीं है जो आपके साथ सहमत होकर सरकार को मदद नहीं करना चाहता। सब करना चाहते हैं, लेकिन पहला ही हमला जनता के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी उचित है। साथ ही साथ आज आपने सुना होगा लगभग 14 करोड़ नौकरियां, 14 करोड़ नौकरियां देश से खत्म हो चुकी हैं। मैं आरोप नहीं लगाता, सरकार बहुत हद तक इसकी जिम्मेदार नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार कोई कटघरे में करें। कोरोना वैश्विक महामारी की आड़ में ये सारे नुकसान हुए, हम इससे सहमत हैं, लेकिन जो पूर्व की आपकी योजनाएं रही हैं, पूर्व के जो आपके फिजूल खर्चियाँ रही हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, और चाहे अन्य मामले हों, इतने पैसे का दुरुपयोग हुआ। 5 ट्रिलियन की नामी वाले लोग घुटने पे आ जाते हैं। आज एक छोटी सी बात पे मैं समझ नहीं पाता ये देश में आजकल ये हो क्या रहा है। आप सीधा आप ये आंकड़ा लगाएं कि आज हमारे देश में कोरोना को लेके जो जांच हो रही है उसकी रफ्तार तो बहुत ही धीमी थी, आज कुछ हद तक रफ्तार बढ़ी है। केसेस आप समझ रहे हैं वो लगभग 25,000 के आसपास जा चुके हैं, ऊपर जा रहे हैं। हम अभी इस महामारी को और झेलने वाले हैं। अभी और ख़तरनाक स्थिति आने वाली है, हमें सजग रहने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार अपने योजनाओं को रोकने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है? वो 1,10,000 का मेट्रो का जो परियोजना आपने रखा हुआ है, आपने संसद भवन का जो आपने परियोजना 20,000 करोड़ का रखा हुआ है, आप क्यों नहीं उसको रोकते हैं? क्यों नहीं कटौती करते हैं? आज धर्म, जाति और मजहब के नाम पे लड़ाने की बात अब मीडिया चैनल, मीडिया घराने के लोग इस तरह की बात करते हैं। 80% हिंदू, मुझे तो समझ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, 2 सप्ताह हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, ठीक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश था, सिरोधार्य है। लेकिन सवाल समझ में आता है, एक चैनल जो साफ साफ वहाँ से कहता है कि हम 80% हिंदू, और ये कैसे हो गया ये? और अभी मैंने एक ऑडियो, उसकी क्लिप अभी कल मैंने सुनी है, किसी व्यक्ति ने फ़ोन पे बात किया जिसमें उसने कहा कि हम जातिवादी और धर्म की बात नहीं करते हैं। तो अगर आप जातिवाद और धर्म की बात नहीं करते हैं तो 80 करोड़ हिंदू और 20 करोड़ मुसलमान की बात क्यों आई? आज आप डिबेट दिखाइए, 40 जमाती जो आज प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, करके प्लाज्मा उन्होंने डोनेट किया, आप उनकी भी खबर चलाते। जमातियों ने बहुत लापरवाही की है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ इस मंच के माध्यम से, लेकिन उसी में वो 40 तो जागरूक होंगे
जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, हमें आपसी समरसता बना के रखनी है। मुख्य बात ये होनी चाहिए। हम मार काट की लड़ाई, मुझे तो समझ नहीं आता। बड़ा इत्तेफाक है, एक लाइन है वो कि मैंने गीता और कुरान को कभी लड़ते हुए नहीं देखा, और जो इनके लिए लड़ते हैं हमने उनको कभी इसे पढ़ते हुए नहीं देखा। ये चीज़ मैंने देखी है, ये 2 लाइन मैंने बोली आपको इस ढंग से। अब मैं क्या बताऊं। निश्चित तौर पे इस कोरोना की महामारी में जो लोग भी लापरवाही कर रहे हैं वो लापरवाही न करें। हम जमातियों के साथ नहीं हैं, हम मुस्लिम की बात नहीं, हम सिर्फ जमाती की बात कर रहे हैं जो उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने घोर लापरवाही की है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ जागरूक लोग भी, हम पूरे समूह को दोषी न बनाएं। आज वो संत मारे गए, बेचारे क्या बिगाड़े थे। उन संतों के ऊपर इस तरह का हमला हुआ, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसको हिंदू और मुसलमान का रंग देना कहाँ से जायज़ था। न तो उसमें एक भी मुसलमान था, न तो उसमें कोई सिख था, न पारसी था, न क्रिश्चियन था, लेकिन उसको मजहबी रंग मीडिया के चैनल पे क्यों दिया गया। ये सवाल सोचने की और समझने की ज़रूरत है। आज मैंने देखा, आज एटा के अंदर ब्राह्मण समुदाय पूरे देश में लामबंद है। आज ये कैसे हो गया। मैं इसमें बस यही कहूँगा, परिस्थितियाँ क्या थी, कैसी थी, सरकार उसकी जांच करे, और जांच करने के बाद वो उस पीड़ित परिवार को न्याय दे। ये बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही पालघर के जो संतों के साथ हुआ उनको भी न्याय मिलना चाहिए। मैं बराबर दोनों पक्षों को लेकर चल रहा हूँ। दूसरी बात मित्रों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आज जो देश की अर्थव्यवस्था है और पूरे विश्व की जो व्यवस्था है अर्थ की, वो निश्चित तौर पे क्राइसिस में है। और हम 2014 के बाद 2014 तक जो हम 9 से 9.5% की जीडीपी पे थे, कोरोना से पहले लगभग 4.5% 4% की जीडीपी पे आके टिक गए थे। और आज की स्थिति है जो इंटरनेशनल सर्वे बता रही हैं, वो हम 1.6 to 1.9 यानी कि लगभग 2% की जीडीपी के आसपास रहने वाले हैं। इस बीच 14 करोड़ नौकरियां जाना यह निश्चित तौर पे देश के लिए खतरे का विषय है। हम इन सकारात्मक बातों पे सोचें, हम मजहबी रंग के चक्कर में न पड़ें। आज ज़रूरत है, इकोनॉमी की जो दुर्गति हुई है उसके लिए सरकार को भी अपने परियोजनाओं को रोकने पर विचार करनी चाहिए। वो परियोजना जो बहुत नितांत आवश्यक नहीं है, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो या फिर सेंट्रल विस्टा परियोजना दिल्ली की हो, उसको रोकने की ज़रूरत है। इस समय देश को इकोनॉमी की भी ज़रूरत है, और बाद में देश की यही आवाम आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन आप किसी के साथ सौतेला व्यवहार न करें, चाहे वो संत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो। इस भावना से आपको बाहर निकलने की बहुत ही ज़रूरत है। मित्रों, एक चीज़ मैं कहूँगा, भीड़ ने जो संतों की हत्या की, ये बड़ा अफसोसजनक रहा। ऐसे कृत्य पे जो भीड़ के द्वारा हिंसा हो रही है, कई बार देश में हो चुकी है। इस पे एक कठोर कानून बनना चाहिए। जब हम मांग करेंगे, जब हम विरोध करेंगे, तो आप कहेंगे हम सत्ता पक्ष का विरोध करते हैं। 6 साल से आपने इस पे कानून क्यों नहीं बनाया? चलिए, हमने गलती कर दी, कांग्रेस ने गलती कर दी, कांग्रेस ने नहीं बनाया। आप 6 साल से आप बहुत बेहतर करने आए थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग करने आए थे आपको इस पे कठोर कानून लाना चाहिए। भीड़ के द्वारा किसी की हिंसा, मुझे एक बार याद है, मैं बाई रोड गोरखपुर से 1800 किलोमीटर दूर मैं गया था विशाखापट्टनम बाई रोड कुछ बच्चों के साथ। जब पालघर की घटना हुई तो मैं अपने आप को सोचने लगा, 300 किलोमीटर मैं जंगलों से सुनसान रास्तों से गया था। मैं तो बहुत बेफिक्र होकर गया था। काश मुझे कोई ऐसी भीड़ मिल जाती और मेरे साथ ऐसा होता। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये बड़ा तकलीफ़ वाली बात है। उन संतों के साथ जिस भीड़ ने जो कृत्य किया, अब उस संतों के साथ मैं पहलू खान को जोड़ दूँ तो आप मुझे मोहम्मद अमित का नाम दे देंगे, अमित खान का नाम दे देंगे। अरे भीड़ ने चाहे पहलू को मारा हो, चाहे अफरोज को मारा हो,
चाहे संत को मारा हो, चाहे आपकी भीड़ ने स्वामी अग्निवेश को पीटा हो, इस पे कानून बनना चाहिए। ऐसी कृत्य, ऐसे जघन्य अपराध बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है। और राजनीति तो कतई नहीं होनी चाहिए। जो राजनीति आज देश में हो रही है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहते हुए। इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। आज की राजनीति इस कदर हो चली है, बस्ती भी जलाएंगे, आंसू भी बहाएंगे। ये दो मुँहे काम चाहे मेरे दल के लोगों से हो या बीजेपी के लोगों से हो या किसी अन्य दल के लोगों से हो, ये अच्छी बात कतई नहीं है, स्वीकार करने योग्य कतई नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं व्यक्तिगत माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूंगा कि एटा के उन परिवारों को, उस पचौरी परिवार को आप न्याय दिलाइए। आज वह परिवार बेघर हो चुका है, उसे न्याय की, सहयोग की ज़रूरत है। उसके साथ आप खड़े होइए। सरकारी कर्मचारियों का जो आप भत्ता रोक रहे हैं, कम से कम पेंशनधारी जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे लाचार बुजुर्ग हैं परिवारों में, उनके भत्ते मत काटिए। आप अपने सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी करिए। मैं उनसे भी कहूँगा जो 5 बार कुर्ते बदलते हैं, 2 ही बार बदल लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री आपके लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। आपके लिए इंदिरा और जवाहर अगर कुछ नहीं है तो लाल बहादुर शास्त्री जी से आप सीख सकते हैं। आप तो कपड़े बदल के एयरपोर्ट भी जाते हैं सलामी देने पुलवामा के शहीदों को। मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। आप सब लोग अपनी कटौती करिए। इस आम जनता के साथ इनकी कटौती करके 12 करोड़ 14 करोड़ तो रोजगार आपने ऐसे ही चला गया, नियत की मार में चला गया। 14 करोड़ 5-6 करोड़ तो आपने ही मार दिया था, जो वो बिल्कुल शटडाउन से पहले। 4 करोड़ नौकरियां तो 2014 से 19 के बीच में ही चली गई थी। कम से कम कुछ राहत दीजिए। ये 10 किलो आटा, 4 किलो गेहूं, 10 किलो धान और 1 किलो नमक और चीनी से काम चलने वाला नहीं है। 1000 रुपये और 500 रुपये जो क्रेडिट हुए हैं, उससे 1 महीने का गुजारा नहीं हो सकता। आज मुझे मित्रों, आप हंस रहे होंगे। मैं अगर अपनी व्यथा बताऊं, मैं आपसे क्या कहूं। अब मेरा 1 नंबर बंद है, मैं बिल नहीं जमा कर पाया हूं। माननीय मोदी जी, गरीबों की सोचिए। मैं उत्तर प्रदेश के सरकार से कुछ हद तक चीज़ें, कुछ अच्छा प्रयास सरकार ने किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पे मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बिल्कुल फेल है। एक के बाद एक महिलाओं पे जो अत्याचार हुए, हमले हुए, हत्याएं हुई, सेंगर जैसे लोगों के साथ आपके सांसद और विधायक और सरकार खड़ी रही, ये निश्चित ही चिंता और शर्मनाक बात है। जो लगातार हत्याएं हुई, मैं तो 6 महीने तो ऐसा दिन कोई नहीं था पिछले साल जब अखबार हत्या से न पटा हो। कानून व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। बाकी कोरोना की लड़ाई में आपके जो प्रयास हैं, उस प्रयास में हम सरकार के साथ हैं, हमारा दल भी सरकार के साथ है और आपके प्रयास की हम सराहना भी करते हैं। आपने प्रवासी मजदूरों को बाहर से जो ऑलरेडी क्वारंटाइन में थे, उनको लाने का प्रयास किया है, इसका भी हम सरकार का स्वागत करते हैं। अच्छा निर्णय है। साथ ही साथ आपने जो मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है, वो भी अच्छी जा रही है। लेकिन टेस्टिंग के मामले में हम लोग फेल हो रहे हैं। देश स्तर पे फेल हो रहे हैं, प्रदेश स्तर पे तो फेल नहीं है। देश स्तर पे मॉनिटरिंग की व्यवस्था खराब जा रही है, उसको तेज़ी में लाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, एक चीज़ मैं कहूँगा, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, आप कुछ बातों का स्वागत कर रहे होंगे, कुछ का विरोध कर रहे होंगे, लेकिन बस यही कहूँगा, आप हालात पे नज़र रखिए, तटस्थ बनिए, तटस्थ सोचिए, देखिए और समझिए, क्योंकि अभी स्थिति आगे और भयावह होने वाली है। मन की बात करने से, भाषण देने से, भावनात्मक, वो क्या हुआ, एक कहानी थी, अरे बेटा तुम बहुत बहादुर हो, बहुत अच्छा, बहुत बेटा बेटा शेर आ गया, लड़ जाओ, मार दो इसको। बेटा चल दिया, शेर से लड़ गया, शेर क्या किया, मार के खा गया।
आज हम भावनात्मक रूप से कोरोना से लड़ने चले हैं, भाषणों से हम कोरोना से लड़ने चले हैं। भाषण से कोरोना से हम जंग नहीं जीत पाएंगे। आप मखौल उड़ाते हैं। राहुल गांधी जी ने कह दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन ये कोरोना से लड़ने का अस्त्र नहीं है, कारगर नहीं है। आपने 4 दिन मजाक बनाया। WHO ने इसी बात का स्वागत कर लिया कि सच में नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग ही इसका इलाज है। जिस दिन गाँव में मित्रों प्रसारित हो गया ये कोरोना, उस दिन आपकी मेरी कड़वी बात मीठी लगेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वर हम सब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ है। और हाँ, यहाँ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से मेरा मतलब एक बात और मुझे याद आ गया, लगभग 138 करोड़ इंडियंस हैं। लगभग 138 करोड़ आबादी हो चुकी है। हम 130 करोड़ की रट लगाए हैं, लेकिन 8 करोड़ और प्लस हो गए हैं, लगभग 40 मान के चलिए आप। मित्रों, हमको उन 140 करोड़ में भेदभाव नहीं करना है, वरना सवाल तो बहुत हैं। भेदभाव करके अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हमारे पास सवाल बहुत हैं। आप हमें मुल्ला अमित कहिएगा, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन सवाल जो सच है उसको तो हम करेंगे। उसके लिए हम मुल्ला बन जाए, सरदार बन जाए, पंजाबी बन जाए या हिंदू बने रहें, ये हमारा विषय है। लेकिन सवाल होंगे, वो तीखे सवाल होंगे। हम आज भी पूछेंगे उन 40 जवान जो पुलवामा में मारे गए, ये घटना कैसे घटी। हम आगे भी पूछेंगे। सरकार जब फुर्सत में आ जाए तभी बताए इतनी बड़ी घटना, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है, आगे भी हमको उससे बचना है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से पूछेंगे ये हत्याएं क्यों हुई। गोरखपुर के अंदर एक साधु मार दिया जाता है। हमारे तमाम व्यूअर्स गोरखपुर के परिचित से जुड़े होंगे। पुलिस ने लात घूसों से मार मार के उस पुजारी की हत्या कर दी। क्या हुआ? सस्पेंड सिपाही, रफा दफा, दैट्स ऑल। आप भी शांत रहे। पाल घर पे आप खूब हल्ला कर रहे हैं। नाक के नीचे एक साधु की हत्या हो गई, आपने कुछ नहीं बोला। अभी कासगंज में एक विकलांग एक परिवार की हत्या कर देता है। वो कट्टा लेके विकलांग सरकते हुए गया, गोली मार के चलाया महिला को। वो कट्टा लेके खुलेआम घूम रहा है। क्या प्रशासन है हमारा योगी जी? मुझे लगता है हम ये नहीं कह सकते। मैं यहाँ से दावे के साथ ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह से फेल व्यक्ति हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत कुछ सुधार की अभी ज़रूरत है। सुधार की तरफ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना होगा। और विशेष तौर पे 2-3 मोटी मोटी बातें। इस देश की सरकार और महाराष्ट्र सरकार उन संतों को न्याय दे। योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार एटा के उन परिवारों को जो भी राहत दे सकती है वो दे, और साथ ही साथ देश की इकोनॉमी के लिए, और जो लोग भुखमरी के कगार पे आ गए हैं, कितने शर्म की बात है। 15 साल की 16 साल की बेटी 800 किलोमीटर दूर पैदल चल के घर पहुंचना चाहती है और 15 किलोमीटर पहले दम तोड़ देती है। ऐसी एक घटना नहीं हुई, सैकड़ों घटनाएं हुई। लोगों ने ज़रूर मदद मांगी होगी, मदद देने वाला कोई नहीं है। हर व्यक्ति का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू है। ये पुलिस अगर कहीं संवेदनशील है तो बहुत जगह संवेदनहीन भी है। ये अपनी ड्यूटी के नाम पे संवेदनहीनता भी कर रहे हैं, और वो भी पुलिसकर्मी हैं जो इतने संवेदनशील हैं जिन्हें सल्यूट करने का मन करता है। उसी तरह से हमारी जनता भी है, इसमें भी लोग संवेदनहीन हैं। अगर वो मदद कर पाते तो 15 किलोमीटर पहले वो बेटी दम नहीं तोड़ देती। ऐसे बहुत सारे वाक़ये हुए, बहुत सारी घटनाएं हुई। लोग पैदल चल के मर गए, भूखों मर गए। ये हमारी फेलियर है, हमारे सिस्टम की फेलियर है। वो चाहे कांग्रेस की सरकार में, किसी राज्य सरकार में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार में हो। इस उम्मीद के साथ कि आपने हमारी बात को बहुत अदरवाइज नहीं लिया होगा। मेरी एक आदत है, तटस्थ बहुत बोलता हूँ, उसका खामियाजा भी भुगतता हूँ। उसका नुकसान भी मुझे होता है, लेकिन सही बोलने में नुकसान हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, नुकसान होता रहे। एक बात मैं कहना चाहूँगा,
तत्काल, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इसी बात के साथ अपनी बात में ख़त्म करूँगा, चाहे सरकार उत्तर प्रदेश की हो या देश की हो, अपनी भाषण और हाई प्रोफाइल मीटिंग का वीडियो भेजना बंद करिए। उन चिकित्सकों को बेहतर सुविधा दीजिए। वो चिकित्सक जो मर रहे हैं, इलाज कर करके मर रहे हैं, उनको आप बेहतर सुविधा दीजिए। और जो दंगाई हैं, जो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, उनको भी आप सख्ती के साथ काबू में लीजिए। और साथ ही साथ अपने पुलिस फोर्स को भी बोलिए कि वो भी संवेदनशील बने रहें। कुछ हद तक ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं जहाँ पुलिसकर्मी संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर रहे हैं। इन सबको देखना है। उसका उदाहरण गोरखपुर का वो पुजारी था जिसको लात गोचर से मार दिया गया। मैं एक बार फिर आप सभी मित्र हमारे साथ जुड़े। मैं एक बार की मैं किसी का नाम नहीं ले पाया था, मैं देख लेता हूँ। भाई मनोज तिवारी जी हमारे मित्र हैं, भाई दीपक ओझा जी, सोमेश सिंह चौहान, सोमेश भाई नमस्कार, दीपिका अरोरा जी सॉरी नमस्कार दीपिका जी, भाई प्रशांत ओझा जी वेरी गुड, गौरव सिंह जी बहुत बढ़िया, गौरव सिंह जी आप एक देश के जांबाज सिपाही हैं, भाई देवेंद्र तिवारी जी, सोमेश सिंह चौहान जी, सोम विकल जी, गजेंद्र ओझा जी, शरद शुक्ला जी, आप सभी को मेरा नमस्कार है। सोम विकल चिंतामणि जी नमस्कार भैया, मनीष कुमार चौरसिया जी, गौरव सिंह जी, हमारे छोटे भाई राजा त्रिपाठी जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। राघवेश त्रिपाठी जी, गौरव सिंह जी, हमारे साथी प्रवक्ता रहे बड़े भाई प्रदीप सिंह जी नमस्कार भैया, बबलू मिश्रा जी छोटे भाई हमारे नमस्कार, तबारक अली जी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं महाराजगंज से नमस्कार, तबारक भाई, शहनवाज खान भाई नमस्कार, चंद्र प्रकाश तिवारी हमारे छोटे भाई हैं नमस्कार, परमहंस तिवारी जी बड़े भाई हमारे नमस्कार, हमारे हरदिल अजीज भाई रफ़ीक कुरैशी जी एक जांबाज सिपाही हैं, समाज सेवी हैं, अक्सर मानवता की बात के लिए अपने आप को हमेशा खड़ा रखते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े। और इस बात के साथ इस वीडियो को ऑफ करिएगा कि मैं किसी भी जातिगत सोच, धर्मवादी सोच, धार्मिक विचारधारा के साथ लेस मात्र भी उसका हिमायती नहीं हूँ। इस मुद्दे पे सिर्फ़ और सिर्फ मैं इंसानी जज्बाती चीज़ों का ही मैं पक्षधर हूँ। इंसानियत को लेके चलने वाला मैं व्यक्ति हूँ। कभी किसी ऐसे माहौल में नहीं पड़ना चाहता जहाँ किसी विशेष जाति या धर्म का पक्ष लेकर आपसे बात करूँ। मैं ऐसा कदापि नहीं करता। आपको मेरी बात में अगर कहीं ऐसी लगी होगी तो व्यक्तिगत आप मुझसे संवाद कर सकते हैं। मैं अगर अनजाने में कुछ बोल गया हूँगा तो उसकी माफ़ी भी मांग सकता हूँ। मैं जाति और धर्म पे कभी मैं अपना पक्ष नहीं रहता। और एक साथ बस यही कहना चाहूँगा कि आज का जो परिवेश है उसमें दो लाइन में कहना चाहूँगा, सिमटते जा रहे हैं दिल और जज्बातों के रिश्ते, सिमटते जा रहे हैं दिल और जज्बातों के रिश्ते, सौदा करने में जो माहिर है बस वही कामयाब है। उन सौदेबाजों से बचिए, उनकी कामयाबी को रोकिए। जय हिंद, जय भारत।